आखिरकार वो दिन आ ही गया। 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद हो चुका। लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के ऊपर से झंडा फहराया और अपनी स्पीच ट्रस्ट विद डेस्टिनी दी। यहाँ पर ब्रिटिश रूल का खात्मा होता है। हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क बन जाता है। पर क्या तुम जानते हो कि उस वक्त ये देश एक संकट पर खड़ा हुआ था। देश को आज़ादी तो मिल गई थी, पर देश के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां बाकी थी, क्योंकि वो देश अब टूट चुका था। हिंदुस्तान के दो हिस्से हो चुके थे और उस वक्त जवाहरलाल नेहरू और उनके कैबिनेट के सामने एक 35 करोड़ की आबादी वाला देश था, जिसके पास अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, जिसके दो टुकड़े हो चुके थे। तो ये कहानी शुरू होती है आजादी के एक दिन बाद से, जहां पर उन 15 लोगों की टीम ने आज के हिंदुस्तान की नींव रखी। ये सिर्फ 15 लोगों की टीम थी, पर हर एक का चुनाव एक बड़ी सोच का नतीजा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर, वो आयरन मैन जिनके कंधों पर पूरे देश को जोड़ने की जिम्मेदारी थी। फिर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लॉ मिनिस्टर, एक ऐसा आदमी जो कांग्रेस से भी नहीं था, पर उनकी काबिलियत देखकर उनको ये जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि इस नए देश को चाहिए था वो एक नया संविधान, और वो संविधान लिखने का काम सिर्फ भीमराव अंबेडकर जी की लीडरशिप में ही होना था। फिर आती हैं राजकुमारी अमृत कौर, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, एक राज परिवार से आई हुई औरत, आम लोगों की सेहत की जिम्मेदारी संभाल रही थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद, एजुकेशन मिनिस्टर, एक मुस्लिम लीडर जिन पर भरोसा किया गया नए हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम को बनाने का। आर.के. शनमुगम शेट्टी, फाइनेंस मिनिस्टर, जिनके कंधों पर थी एक खाली खजाने से देश को चलाने की जिम्मेदारी। सर जी.बी. कृपलानी, रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर, ऐसा पद जो पहले कभी नहीं था, पर हालात ने इस पद को पैदा किया। ये वो 15 लोगों में से कुछ नाम हैं जिन्होंने नए देश की नई नींव रखने में सबसे ज्यादा योगदान दिया। पर ये नींव रखना इतना आसान नहीं था, क्योंकि आजादी के कुछ हफ्ते बाद ही इंडिया के सामने पहला बड़ा संकट आ गया था। ये एक रेफ्यूजी क्राइसिस था। ये क्राइसिस था रेफ्यूजीज को संभालना। पार्टीशन की वजह से लाखों लोगों को अपने घर से बेघर होना पड़ा। ये लोग सड़कों पर थे, बिना खाने के, बिना पानी के। दिल्ली, अमृतसर, कोलकाता, हर बड़े शहर में रेफ्यूजीज कैंप बनाए गए, और ये कैंप्स इतने भर गए कि लोगों की गिनती करना मुश्किल हो गया। एक दिन नेहरू जी ऐसे ही किसी कैंप में गए। वहां पर एक बूढ़ी औरत ने उनको रोका और उनसे कहा, मेरे पूरे परिवार को मार दिया गया है, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। ये सुनकर नेहरू जी रो पड़े। एक प्राइम मिनिस्टर जो करोड़ों लोगों की उम्मीद का सेंटर था, वो खुद भी बेबस महसूस कर रहा था, पर बेबस होकर बैठने का वक्त नहीं था। इतने बड़े क्राइसिस से निपटने के लिए एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई, रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री, और इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई सर जी.बी. कृपलानी को। उनके सामने एक इम्पॉसिबल चैलेंज था, लाखों बेघर लोगों को नया घर देना, नई जिंदगी देना, और ये काम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम पहले कभी नहीं बना था। और ये था वो पहला बड़ा क्राइसिस। और ये क्राइसिस खत्म भी नहीं हुआ था कि दूसरा बड़ा खतरा सामने आ गया। आजादी के टाइम इंडिया में 665 छोटे बड़ी रियासतें थी, जो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर नहीं आती थी। ये स्टेट थी प्रिंसली स्टेट्स। अंग्रेजों के जाने के बाद इन रियासतों के पास 3 ऑप्शंस थे। पहला, इंडिया में मिल जाए, दूसरा, पाकिस्तान में मिल जाए, या तीसरा, अपना अलग देश बना ले। और कई सारे राजा तीसरा ऑप्शन चूज करना चाहते थे। अगर ऐसा होता तो आज का इंडिया कई 100 छोटे छोटे देशों में बटा होता। इस क्राइसिस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल पर थी, और उनके साथ थे वीपी मेनन। पटेल ने इस चैलेंज को बहुत अच्छे से टैकल किया। उनके सामने सबसे पहले जूनागढ़ का नवाब छाटा था। वो अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, पर जूनागढ़ की जनता इंडिया में रहना चाहती थी। राजा कुछ और चाहता था, जनता कुछ और। पटेल ने इसका एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकाला। जनता से पूछकर रेफरेंडम करवाया गया, जहां पर जनता से एक तरीके से वोट्स डलवाए गए, और सारी जनता ने इंडिया में मिलने का फैसला किया, और इस तरह जूनागढ़ इंडिया का हिस्सा बना। और इस तरीके से पटेल ने 565 रियासतों को हिंदुस्तान में मिलाने का काम शुरू किया। अभी ये दूसरा क्राइसिस पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ था कि तीसरा क्राइसिस आ गया, हिंदुस्तान की इकोनॉमी, खाली खजाने का।
अंग्रेजों ने इंडिया को छोड़ तो दिया था, पर इकोनॉमी को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया था। देश का खजाना ऑलमोस्ट खाली था और इस खाली खजाने से 35 करोड़ लोगों का एक देश चलाना था। ये जिम्मेदारी थी फाइनेंस मिनिस्टर R.K. चैटी के ऊपर। उनके सामने पहला चैलेंज था देश का पहला बजट प्रेजेंट करने का, और ये बजट बनाने के लिए उनके पास सिर्फ 2 घंटे थे, क्योंकि सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि इस चीज को डिले नहीं किया जा सकता। 26 नवंबर 1947 को चैटी ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर पहला बजट पेश किया। इस बजट में एक बड़ा अनाउंसमेंट ये था कि अब इंडियन रुपी ब्रिटिश करेंसी की जगह लेगा। ये सिर्फ करेंसी चेंज नहीं था, ये था सेल्फ रिलायंस का पहला कदम। इसके बाद चैलेंज था महंगाई को कंट्रोल करना, फूड क्राइसिस से लड़ना और इंडस्ट्रीज को वापस खड़ा करना। ये सब काम करने शुरू हुए। कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं था, हर दिन एक नया चैलेंज था और हर नए चैलेंज का एक नया सॉल्यूशन था। पर इन सब क्राइसिस की सबसे बड़ी कीमत चुकाई इन लोगों ने जो देश चला रहे थे। तो दोस्तों, अभी तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। अगली वीडियो में मैं आपको लेके जाऊंगा उस महत्वपूर्ण चैप्टर में जहां पर हम जानेंगे कि ये कैबिनेट कैसे बनी, किसने चूज किया था इन लोगों को, क्या कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ था, क्या कोई डिसअपॉइंटेड हुआ था। फिर सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे कि ये लोग इन क्राइसिस से कैसे लड़ते हैं। इसको हम और डिटेल में जानेंगे। ये वो पहले कुछ महीने थे जहां पर लिटरली ट्रायल बाय फायर था। और फिर आखिर चैप्टर में हम बात करेंगे द लेगेसी की, कि कैसे इन 15 लोगों के डिसीजंस ने आज के हिंदुस्तान को शेप दिया। तो ये एक इमोशनल जर्नी होने वाली है, जिसमें आपको पता चलेगा कि आज़ादी के साथ ही एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और कैसे एक टीम ने मिलकर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि 1947 के बाद असली हिंदुस्तान कौन बना रहा था, अगली वीडियो आने तक आप एक काम कीजिए और मुझको बताइए कि आपको इन तीनों क्राइसिस में से कौन सा क्राइसिस सबसे ज्यादा बड़ा और डेंजर लगा।